आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। न्यूक्लियर डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का ईरान ने जवाब दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अपनी मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। तेहरान टाइम्स के एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने देश भर में भूमिगत सुविधाओं के भीतर अपनी मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए तैयार मोड में रखा है, जो हवाई हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका से संबंधित ठिकानों पर भी हमला किए जाने की पूरी तैयारी चल रही है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार 30 मार्च को ही ईरान को नए सिरे से धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान परमाणु समझौते को स्वीकार करने से इनकार करता है तो उस पर बमबारी की जा सकती है। उन्होंने NBC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर वे कोई सौदा नहीं करते हैं तो बमबारी होगी, और यह ऐसी बमबारी होगी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस ताज़ा धमकी के जवाब में ईरान की ओर से भी बैक टू बैक प्रतिक्रिया आई है। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गलीबाफ ने जवाब दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो आसपास के अमेरिका के सभी ठिकाने, चाहे वो कुवैत, कतर, UAE या बहरीन कहीं भी हो, सुरक्षित नहीं रहेंगे। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम बातचीत से नहीं बचते, लेकिन वादों का उल्लंघन असली परेशानी है जो हमारे लिए दिक्कत पैदा करती है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को पहले यह साबित करना होगा कि वे आपसी विश्वास का निर्माण कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने NBC न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से काफी गुस्सा और परेशान हैं। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की विश्वसनीयता पर हमला किया है। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर पुतिन युद्ध विराम पर सहमत नहीं होते हैं तो वो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 50% का टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप बोले कि अगर रूस और मैं यूक्रेन में खून खराबा रोकने पर समझौता नहीं कर पाते हैं और मुझे लगता है कि यह रूस की गलती है, तो मैं रूस से आने वाले सभी तेल पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दूंगा। वहीं ट्रंप के इस बयान पर अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी हैं। CM योगी ने कहा कि ईद उल फितर खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। ये त्योहार सामाजिक एकता को मजबूत करने के साथ ही आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। यह पर्व अमन, चैन और सौहार्द का संदेश देता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ईद पर सभी को सद्भाव और सामाजिक सौहार्द को मजबूती देने का संकल्प लेना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को राज्य में NDA सहयोगियों के साथ इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। यह बैठक मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 1 अणे मार्ग पर हुई। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के साथ एक समारोह में मंच साझा किया था, जहां 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने RJD और लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा और राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने और जीतने का भरोसा जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्मृति मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर KB हेडगेवार और MS कोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने RSS की 100 साल की यात्रा पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि साल 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है। इस पर PM मोदी ने कहा कि जब संघ की स्थापना हुई तब भारत की हालत भी अलग थी और हालात भी अलग थे। 1925 से लेकर 1947 तक वो समय संघर्ष का समय था। आजादी का बड़ा लक्ष्य देश के सामने था। आज संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बाद देश फिर एक अहम पड़ाव पर है। उन्होंने कहा कि संघ के इतने वर्षों की तपस्या विकसित भारत का एक नया अध्याय लिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 50 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर किया है। रविवार को अमित शाह ने X पर इस संबंध में जानकारी देते हुए लिखा कि बहुत हर्ष का विषय है कि बीजापुर में 25 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण किया।
हिंसा और हथियार छोड़कर विकास की मुख्य धारा में शामिल होने वालों का मैं स्वागत करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी जी की नीति स्पष्ट है कि जो भी नक्सली हथियार छोड़कर विकास का मार्ग अपनाएंगे, उनका पुनर्वास कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ शाह ने आगे बाकी लोगों से भी हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आने की अपील की। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 के बाद देश में नक्सलवाद केवल इतिहास बनकर रह जाएगा। दिल्ली सरकार शहर में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान PWD द्वारा लगाए गए 2.6 लाख से अधिक CCTV कैमरों का ऑडिट कराने जा रही है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने CCTV कैमरों का भौतिक सत्यापन और उनकी कार्यात्मक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट कराने की मांग की है। बता दें कि PWD मंत्री प्रवेश वर्मा ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा में कहा था कि इस बात की जांच कराई जाएगी कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान भाजपा विधायकों के 8 निर्वाचन क्षेत्रों में CCTV कैमरे क्यों नहीं लगाए गए। उन्होंने यह भी कहा था कि इन 8 निर्वाचन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने रविवार को दावा किया कि उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई फरिश्ते दिल्ली के योजना ने हजारों लोगों की जान बचाई, लेकिन अब भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार इसे बंद कर रही है। हालांकि भाजपा ने इस योजना को विफल करार दिया और आम आदमी पार्टी पर इस पहल की आड़ में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि फरिश्ते दिल्ली के योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता था। अवैध प्रवासन के खतरे से निपटने के लिए ब्रिटेन में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर इस मौके पर लोगों की तस्करी करने वाले गिरोहों को रोकने और देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। सोमवार से शुरू हो रहे इस सम्मेलन का मकसद अवैध प्रवासन का समाधान निकालना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। आपको बता दें कि प्रवासन का मुद्दा ब्रिटेन सरकार के लिए बहुत अहम है। विपक्षी पार्टियां कंजर्वेटिव और रिफॉर्म यूके इस समस्या से सही तरीके से निपटने में नाकाम रहने का आरोप सत्ताधारी लेबर पार्टी पर लगा रही हैं। वहीं बैठक से पहले ब्रिटेन की सरकार ने घोषणा की है कि मानव तस्करी को रोकने और इस अपराध में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए 33 मिलियन पाउंड खर्च किए जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.